हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको 1 बाय 1 सारे रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप अपने घर बैठे अपनी शर्तों पर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। आप हमसे जुड़िए। अगर आप नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लोगों को शेयर करिए, उनको ये बताइए कि भाई वो चिंता क्यों करते हैं। कॉमर्स की पढ़ाई है, बिल्कुल आसानी से घर बैठे पूरी होगी दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। हम आपको सबसे बेहतर देने का वादा करते हैं। अगर कोई हमसे बेहतर देता है तो आप आइएगा, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, ये हमारा आत्मविश्वास है कि हम आपके लिए सबसे बेहतर हैं। हम आपसे कुछ और नहीं कहते, बस आप 10 मिनट हम पे भरोसा करिए, आपको ये पता हो जाएगा कि हाँ, कुछ बात है जो बंदे ने इतने आत्मविश्वास से कहा कि हम आपको सबसे बेहतर देंगे। ठीक, आपके लिए हम ये विश्वास दिलाते हैं, कॉमर्स का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर ना मिले। उसी क्रम में हम आपके लिए कॉस्ट अकाउंट की शुरुआत करते हैं, और कॉस्ट अकाउंट के कह लीजिए सबसे पहले टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले टॉपिक की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ कास्ट, लागत के मूल तत्व। ये वो टॉपिक है जो हर वर्ष पेपर में आया है। इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये निश्चित ही एग्ज़ाम में होगा, ज़रूर होगा। मतलब एक प्रकार से कह लीजिए कॉस्ट अकाउंट की शुरुआत में ही पूरे 10 नंबर कमाने का आपका ये मौका है। तो ये 10 नंबर आज आपकी झोली में होंगे, या आप ये यकीन मानिए कि आप आंख बंद करिएगा ना तो मेरी बातें और मेरे द्वारा दिए गए उदाहरण आपके दिमाग में गूंजेंगे। ये मैं विश्वास रखता हूँ, और आप ये विश्वास रखिए कि आप सही जगह जुड़े हैं। ठीक, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कास्ट। अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए। लागत के मूल तत्व कहते किसे हैं, इस बात को जानने के पहले हमें लागत जान लेना परम आवश्यक है। जब तक हमने लागत ही ना जाना तब तक हम उसके तत्व कहाँ ढूंढेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अगर किसी से आप कहिए कि लागत किसे कहते हैं तो वो कहेगा किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है वही उसकी लागत है। बहुत सही बताया उसने, लेकिन क्या उसने लागत बताया? उसने तो उस वस्तु की लागत बताया। जैसे मैं आपसे पूछूं मार्कर की लागत क्या है, तो आप बताइए मार्कर को बनाने में जितना खर्च लगा वो इस मार्कर की लागत है। लेकिन ये मार्कर की लागत है बच्चों, मैंने तो लागत पूछा था। तब आप क्या बताइएगा? तो यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है बच्चों, लागत शब्द अधूरा शब्द है। मतलब हम लागत को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, तब तक डिस्क्राइब नहीं कर सकते जब तक हम लागत को किसी और दूसरे से जोड़ नहीं देते। मतलब पंखे की लागत, तो पंखे को बनाने में जितना खर्च लगा वही उस पंखे की लागत है। बोर्ड की लागत, तो बोर्ड को बनाने में जितना खर्च लगा वही उस बोर्ड की लागत है। मतलब ये, अगर आपसे कभी भी लागत पूछा जाए तो अकेले लागत को आप परिभाषित नहीं कर सकते। अगर आपको लागत की परिभाषा देनी है तो उसे किसी दूसरी वस्तु से जोड़ना होगा। तो परिभाषा ये होगी, किसी वस्तु विशेष को बनाने में जो खर्च होता है वही उस वस्तु विशेष की लागत कहलाती है। इज़ दैट क्लियर? अगर ये क्लियर हो चुका है तो हम लागत के मूल तत्व पे आते हैं। कंफर्म? फिर से जान लीजिए प्यारे बच्चों, ये बीकॉम सेकेंड ईयर
मतलब आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में हो, कानपुर यूनिवर्सिटी के छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी पे हो, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप जिस विश्वविद्यालय की पढ़ाई में हो, अगर आपने बीकॉम करना है तो बीकॉम के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग मिलेगा, द्वितीय वर्ष में मिलेगा। और अगर बीकॉम के लिए कॉस्ट अकाउंट मिलेगा, पेपर में आप बैठिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको ज़रूर मिल जाएगा लागत के मूल तत्व। और आज का हमारा वही टॉपिक है। और बच्चों क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हमें पूरी बात समझानी है, बीच में छोड़ दिया तो मज़ा नहीं आएगा, ना पढ़ने का ना पढ़ाने का। इसलिए आप पूरी क्लास लीजिएगा तभी जज करिएगा। ठीक, आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कास्ट। लागत के मूल तत्व तो कहते किसे हैं? किसी वस्तु विशेष को बनाने में जो खर्च हुआ वही उस वस्तु की लागत है, ये आपने बता दिया। तो मुद्दा ये बना कि जब हम किसी वस्तु को बनाने की ओर निकलेंगे तो उस वस्तु को बनाने में क्या क्या लगेगा, उसी के आधार पर हम लागत को तोड़ेंगे और वही लागत के मूल तत्व कहलाता है। तो अगर हम इसे तोड़ें एलिमेंट्स ऑफ कास्ट, तो इसका हम एक चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कास्ट, तो एलिमेंट ऑफ कास्ट में सबसे पहले आपको मिल जाएगा मटेरियल। क्या मिल जाएगा? मटेरियल, सामग्री। प्यारे बच्चों, आपके समझने के लिए मैं हिंदी में भी लिख दे रहा, सामग्री। फिर मटेरियल के बाद दूसरे नंबर पर आपको क्या मिलेगा? लेबर, श्रम। लेबर के बाद दूसरे नंबर पर क्या मिला? श्रम। और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा अन्य, अदर। अदर, कंफर्म? जब कभी ये चीज़ें आपने तोड़ा, अभी हम पहले पूरा चार्ट बना लेते हैं। किसी वस्तु विशेष, हम लागत पे हैं तो लागत किसे कहेंगे? किसी वस्तु विशेष को बनाने में जो खर्च हुआ वही उस वस्तु विशेष की लागत कहलाई। लागत के तत्व फिर क्या होंगे? किसी वस्तु विशेष को बनाने में जो खर्च होगा वो उसकी लागत कहलाएगी और उस लागत में क्या क्या शामिल होगा वही लागत के तत्व में आएगा। और उसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। मटेरियल लगता है किसी वस्तु को बनाने में, लेबर लगता है और कुछ अन्य चीज़ें लगती हैं। ठीक है, इसको भी दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसको भी दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ये आपके समझने के लिए हम तोड़ रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, आप समझ ही गए होंगे। प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री। अभी सबकी डिटेल आपको मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए, पूरा हम बताएंगे। ठीक, आगे आते हैं। श्रम भी कितने टुकड़ों में टूट जाएगा? दो टुकड़ों में टूट जाएगा। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर किसे कहेंगे? प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष श्रम। इनडायरेक्ट लेबर किसे कहेंगे? अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम। ठीक, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम। अन्य भी दो टुकड़ों में टूट जाएगा। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अन्य प्रत्यक्ष व्यय, अन्य अप्रत्यक्ष व्यय, अन्य अप्रत्यक्ष व्यय। ये चार टुकड़ों में टूटेगा बच्चों। अन्य अप्रत्यक्ष व्यय कितने टुकड़ों में टूटेगा? चार। फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, और डिस्ट्रीब्यूशन, भाई लिख ही रहे हैं तो अच्छे से लिखें। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
चलिए हम एक फैक्ट्री देखिए बच्चों, हमने ये पूरा एक चार्ट के रूप में ला दिया और ये आपके लिए इनकी डिटेल ज़रूरी है। जब कभी एग्ज़ाम में आए, अब हम एक तरफ से आते हैं, जब कभी एग्ज़ाम में आए कि लागत से आप क्या समझते हैं, तो तुरंत आप बताइएगा किसी वस्तु विशेष को बनाने में जितना खर्च हो वही उस वस्तु विशेष की लागत होती है। मान लिया, लेकिन वो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे जो उस वस्तु को बनाने में लगेंगे, जो उस वस्तु को बनाने में लगेंगे, उन्हीं को पाने के लिए या उस वस्तु को बनाने के लिए हम जितना खर्च कर रहे होंगे वही लागत का मूल तत्व होगा, एलिमेंट्स ऑफ कास्ट होगा। तो ये रहा, हमने उसका एक चार्ट रूप दे दिया। कैसे? सबसे पहले किसी वस्तु को बनाने में क्या लगता है? मटेरियल। डिस्क्राइब करते हैं। मटेरियल किसे कहते हैं? सामग्री। बिना सामग्री के किसी वस्तु के निर्माण की कल्पना ही नहीं हो सकती, नॉट इमेजिन। क्यों? जिसकी सहायता से हम किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं वही उस वस्तु की मटेरियल कहलाती है और सबके लिए अलग अलग होती है बच्चों। जैसे इस मार्कर के लिए थोड़ी सी स्याही लगी है, थोड़ा सा प्लास्टिक लगा हुआ है, थोड़ा सा वो शोखे टाइप में लगा हुआ है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये इसके लिए क्या हो गया? मटेरियल। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए, या यूँ कह लीजिए जिसकी सहायता से हम कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं वही मटेरियल कहलाता है। क्या बिना मटेरियल के किसी वस्तु का निर्माण हो सकता है? नहीं। ध्यान देना, जैसे बांस से हम कागज़ बनाते हैं तो कागज़ के लिए मटेरियल बांस हुआ। अब कागज़ के बाद हम कागज़ की सहायता से किताब बनाते हैं तो किताब बनाने के लिए मटेरियल कागज़ हुआ, मतलब बदलता गया, लेकिन है एक दूसरे के लिए वो क्या? मटेरियल। बिना मटेरियल के हम किसी वस्तु के निर्माण की कल्पना ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब कोई वस्तु ही नहीं हुई जिसकी सहायता से आप किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करेंगे तो आप बनाएंगे क्या? तो किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करना है तो आपके पास मटेरियल होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब जिसकी सहायता से आप किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं वही आपके लिए क्या कहलाएगा? मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, मटेरियल दो प्रकार का होगा बच्चों। कौन कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। कैसे डिस्क्राइब करिएगा? ध्यान देना, मैंने ये कहा बिना मटेरियल के हम किसी वस्तु को बनाने की सोच भी नहीं सकते। जिसकी सहायता से हम किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं वही उस वस्तु के लिए मटेरियल होता है। लेकिन मटेरियल दो प्रकार का होगा, एक प्रत्यक्ष सामग्री, एक अप्रत्यक्ष सामग्री। शर्ट पहने हैं ना? जी हाँ, ज़रा आप अपने शर्ट को देखिए। जब आप अपने शर्ट को देख रहे हैं तो उस शर्ट में कुछ कपड़ा लगा हुआ है, कुछ तागा लगा हुआ है। कहा ना आपको वो उदाहरण दूंगा जो आपका है। कुछ तागा लगा हुआ है, उसमें कुछ बटन भी लगी हुई है। ये दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामग्रियों का एक संगम है। आज आप पहचान करिएगा कौन सी डायरेक्ट मटेरियल है और कौन सी इनडायरेक्ट मटेरियल है। प्यारे बच्चों, जिसकी सहायता से उत्पादन बढ़ जाए, और जो हो तो उत्पादन ज़्यादा होगा और अगर ना हो तो उत्पादन कम होगा। मतलब जिसके होने से उत्पादन बढ़ जाए और ना होने से उत्पादन घट जाए, मतलब जो सीधे तौर पर किसको प्रभावित करे? उत्पादन की संख्या को प्रभावित करे, उसे प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। जैसे आप मेज़ बना रहे हो तो मेज़ बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, लकड़ी का पल्ला। अगर आप लकड़ी का पल्ला लेके आइएगा तो उसकी सहायता से आप मेज़ तैयार करेंगे। जैसे जैसे आप पल्ले की संख्या बढ़ाते जाएंगे, बन जाने वाली मेज़ की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और अगर आप लकड़ी घटाते जाइएगा तो मेज़ की संख्या कम होती जाएगी। श्योर है ना? लेकिन लकड़ी को बनाने में कील भी लगती हैं, लेकिन क्या कील से आप मेज़ की संख्या बढ़ा सकते हो, गिनती बढ़ा सकते हो? नहीं।
जब तक लकड़ी नहीं होगी तब तक मेज की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो जो लकड़ी लग रही है, या यूँ कह लीजिए जो पल्ला लग रहा है मेज बनाने में, वो प्रत्यक्ष सामग्री है। ठीक, क्योंकि जिसके होने से उत्पादन होगा और नहीं होने से उत्पादन नहीं होगा, उसे हम प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। और उस कील को आप क्या कहिएगा? तो उस कील को हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष सामग्री कहेंगे, क्योंकि उससे कहीं भी गिनती प्रभावित नहीं होगी। इतनी कील रख दिया, इतनी रख दिया, इतनी रख दिया, उससे कहीं भी संख्या प्रभावित नहीं होगी। ठीक, तो पूरी परिभाषा क्या बनी? हम सामग्री पे थे, किसी वस्तु को जिसकी सहायता से बनाया जाए, या यूँ कह लीजिए किसी वस्तु विशेष को बनाने में जो निर्माण कार्य में लगता है, या जिसकी सहायता से हम किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाती है? मटेरियल। और मटेरियल कितने प्रकार की हो जाएंगी? दो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री किसे कहेंगे? जिसके होने से उत्पादन बढ़ जाएगा और ना होने से उत्पादन घट जाएगा। मतलब जो सीधे तौर पर किससे संबंधित हो? उत्पादन से संबंधित हो, उसे प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री किसे कहेंगे? जिसके होने से ना होने से उत्पादन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ये लगते ज़रूर हैं, उत्पादन में होते हैं, इनको लगाना भी आवश्यक है, लेकिन ये उत्पादन की संख्या को प्रभावित नहीं करते। जैसे आपके शर्ट पे लगी हुई बटन, चाहे 10 बटन लगा दो बाबू, चाहे 100। आजकल तो बड़ी डिज़ाइनर शर्टें चली हैं भैया, इसे सीध में बटन जाती हैं, लेकिन उनसे शर्ट की गिनती नहीं बढ़ेगी। नॉट अफेक्टेड। जब तक शर्ट की गिनती ना बढ़े तब तक उसे आप प्रत्यक्ष नहीं कहिएगा। तो शर्ट की गिनती किससे बढ़ेगी? कपड़े से। तो वो कपड़ा क्या होगा? प्रत्यक्ष सामग्री होगा। और ये बटन और तागा क्या होगा? अप्रत्यक्ष सामग्री होगा। कंफर्म? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप परिभाषा यही दीजिएगा, किसी वस्तु को बनाने में जिसकी सहायता से वस्तु का निर्माण करते हैं वो सामग्री कहलाती है। और सामग्री में प्रत्यक्ष सामग्री वो होती है जो सीधे तौर पर उत्पादन से संबंधित हो, मतलब जिसके होने से उत्पादन ज़्यादा होगा और जिसके ना होने से उत्पादन कम होगा, उसे प्रत्यक्ष सामग्री कहेंगे। जो उत्पादन में तो लगे लेकिन उत्पादन की संख्या को प्रभावित ना करे, उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष सामग्री कहेंगे। आप उदाहरण दे दीजिएगा। जैसे मेज बनाने के लिए जो लकड़ी लगती है उसे प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं, और मेज के निर्माण में जो कील लगती है उसे अप्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। लेबर। किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए दो मेन कंपोनेंट होते हैं। कोई भी वस्तु आप बनाइए, कहीं भी वस्तु बनाइए, तो बिना मटेरियल के आप वस्तु बनाने की सोच नहीं सकते। ये तो तय रहा, ये आप मानते हो। बिना मटेरियल के वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन आप मान लीजिए बहुत अच्छा मटेरियल लेके आ गए, क्या बिना लेबर के वो वस्तु बन जाएगी? नहीं। मटेरियल वो सामान है जिससे हम वस्तु बनाएंगे, और लेबर वो है जो वस्तु बनाएगा। ये दोनों आवश्यक हैं। इसीलिए इन दोनों को किस में रखा जाता है? प्राइम में रखा जाता है, जड़ में रखा जाता है। कंफर्म? मतलब इन दोनों में से कोई एक ना हुआ तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो लेबर किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु के निर्माण कार्य में संलग्न होते हैं उन्हें लेबर कहते हैं। तो उनको जो पैसे दिए जाएंगे वही यहाँ दिखाने हैं। तो किसी भी लेबर को उनको पारिश्रमिक जो दिया जाएगा या उनके मेहनताना स्वरूप जो हम उनको नकद पैसा दे रहे होंगे, वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, हमें ये जानना है। ठीक, तो किसी भी वस्तु के निर्माण कार्य में जो संलग्न होते हैं उन्हें हम लेबर कहते हैं, और लेबर को उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप या पारितोषिक स्वरूप जो हम दे रहे होते हैं वो मजदूरी कहलाती है। वो प्रत्यक्ष मजदूरी या प्रत्यक्ष श्रम कब होता है और अप्रत्यक्ष श्रम कब होता है? फिर वही परिभाषा आई है, कोई ऐसी मजदूरी जो किसी वस्तु विशेष को बनाने के लिए दी गई है, मतलब जो मजदूरी सीधे तौर पर निर्माण कार्य के लिए दी गई, उसे प्रत्यक्ष श्रम कहते हैं। ध्यान देना, जो मजदूरी सीधे तौर पर निर्माण कार्य के लिए दी गई उसे प्रत्यक्ष श्रम कहते हैं, और जो मजदूरी किसी अन्य कार्य के लिए दी गई उसे अप्रत्यक्ष श्रम कहते हैं। कैसे? उदाहरण देते हैं। कारपेंटर जानते हैं ना? हाँ जी, आपके गाँव की भाषा में जिसे बढ़ई बोलते हैं, विश्वकर्मा। ठीक है,
अरे भैया विश्वकर्मा भगवान भी थे, अच्छे अच्छे निर्माण कार्य किए थे, तो आज कुछ भी हमारे सामने है वो विश्वकर्मा जी की ही देन है। चलिए मान लिया। तो मुद्दा ये बनता है कि बढ़ई, मान लीजिए आपने एक कारपेंटर बुलाया, वो एक दिन में एक मेज़ बनाता है, शाम को जाते समय वो आपसे मजदूरी तो लेगा। उसको जो आप मजदूरी देंगे वो प्रत्यक्ष मजदूरी है, प्रत्यक्ष श्रम है। क्यों? क्योंकि अगर वो हुआ तो मेज़ का निर्माण होगा, नहीं हुआ तो मेज़ का निर्माण नहीं होगा। मतलब उसको दी जाने वाली मजदूरी से मेज़ की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, मान लिया। अगर 10 लेबर कर दिया तो 10 कारपेंटर कर दिया तो अब 10 मेज़ बन जाएगी दिन भर में। शाम को जाते समय सबको हम मजदूरी देंगे, वो क्या कहलाएंगी? प्रत्यक्ष मजदूरी कहलाएंगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर किससे संबंधित है? उत्पादन की संख्या से संबंधित है। एक गेट कीपर कर लो। गेट कीपर का काम क्या होगा? गेट के बाहर खड़े रहेंगे भैया, देखे रहेंगे कहीं कोई नुकसान ना हो, चोरी वगैरह ना हो, बस उनका काम यही है। लेकिन शाम को जाते समय तो वो भी मजदूरी ले जाएंगे। तो उनको जो मजदूरी दी वो किसी वस्तु को बनाने के लिए दी कि किसी वस्तु को रखाने के लिए दी? तो उनको दी जाने वाली मजदूरी निर्माण कार्य के लिए नहीं दी गई, किसी अन्य कार्य के लिए दी गई। तो जो मजदूरी किसी वस्तु विशेष को बनाने के लिए दी जाती है उसे प्रत्यक्ष मजदूरी या प्रत्यक्ष श्रम कहते हैं, और जो मजदूरी किसी अन्य कार्य के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष श्रम कहते हैं। कंफर्म? इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। दोनों में कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष ये 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बात की बात है तो आप इंग्लिश वर्ड सीखे, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर? फिर से जान लीजिए। आपने अब तक क्या जाना 2 मिनट में? लागत। लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु विशेष को बनाने में जो खर्च हो वही उस वस्तु की लागत होती है। मान लिया। लागत में आपको क्या क्या मिला? हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? तो हमने 3 पार्ट में इसको बांट दिया, मटेरियल, लेबर और अदर। मटेरियल किसे कहेंगे? जिसकी सहायता से हम किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं वही मटेरियल कहलाता है। ठीक? जिसकी सहायता से हम किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं वही मटेरियल कहलाता है। बिना मटेरियल के तो हम किसी वस्तु की निर्माण सोच भी नहीं सकते। मतलब इसी की सहायता से हम निर्माण कार्य आगे बढ़ाएंगे। जिसकी सहायता से ही हम किसी दूसरी वस्तु को बनाना प्रारंभ करेंगे वही मटेरियल है। और मटेरियल में 2 होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो सीधे तौर पर उत्पादन से संबंधित हो उसे डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे, और जो लगा तो है उत्पादन में लेकिन उत्पादन की संख्या को प्रभावित नहीं करेगा उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। कंफर्म? लेबर में हम आ गए। मैंने ये कहा कि बिना मटेरियल, बिना लेबर के किसी वस्तु के निर्माण की हम सोच भी नहीं सकते। तो लेबर किसे कहेंगे? जो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं उन्हें लेबर कहते हैं, और लेबर को दिया जाने वाला पारिश्रमिक मजदूरी कहलाती है। मजदूरी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होती है। जो मजदूरी निर्माण कार्यों के लिए दी जाए, किसी वस्तु विशेष को बनाने के लिए दी जाए, मतलब जिससे उत्पादन की संख्या बढ़े और ना देने से उत्पादन की संख्या घटे, उसे प्रत्यक्ष मजदूरी कहते हैं, उत्पादक मजदूरी कहते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस। और जो मजदूरी किसी अन्य कार्यों के लिए दी जाती है जिसका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक, उसे हम अप्रत्यक्ष मजदूरी कहते हैं, अनप्रोडक्टिव वेजेस कहते हैं, अनुत्पादक मजदूरी कहते हैं। ठीक? अन्य पे आ गए। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिसमें अन्य खर्चे भी होते हैं, जैसे सांचा। ठीक है? ईंट वगैरह बनाने के लिए सांचा लगता है ना। अभी दीपावली आएगी, बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान मिलेंगे। क्या बोलते हैं उसे? चिरई जी। क्या वो बिना सांचे के बन जाता है? सांचा लगता है। आजकल बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो सांचों की सहायता से बनाए जाते हैं। माउल्ड्स, इंग्लिश उनकी होती है माउल्ड्स, MOULDS। तो कोई ऐसा सामान मान लीजिए मटेरियल लगा, लेबर लगा, सांचे भी लगते हो, तो यहाँ मटेरियल और लेबर के अलावा अन्य जितने भी आएंगे वो सब इसमें रख दिए जाएंगे। तो इसको भी हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो यहाँ भी परिभाषा वही है। प्रत्यक्ष किसे कहेंगे?
अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये वे खर्चे हैं जो मटेरियल और लेबर के अलावा हैं, लेकिन इनका भी होना आवश्यक। मटेरियल कहते किसे? जो उसमें इनबिल्ड हो जाए, ध्यान देना, जो उसमें इनबिल्ड हो जाए, मतलब कि वो उसमें लग जाए, वो तो मटेरियल है। और ये सांचे वगैरह क्या होते हैं? उसमें लग नहीं जाते, लगते हैं और फिर निकल जाते हैं, ठीक है। और मटेरियल क्या कहते हैं? उसी में लगा रह जाता है, समझते हैं ना। तो यहाँ पे आते हैं अन्य प्रत्यक्ष व्यय। जैसे ईंट बनाना हुआ, तो ईंट बनाने के लिए मिट्टी हुई मटेरियल, और जिस सांचे से हम ईंट बनाते हैं वो पथाई होती है जिस सांचे से, वो सांचा क्या हुआ? अन्य प्रत्यक्ष व्यय। अगर सांचा नहीं हुआ तो ईंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये कहा किसी वस्तु विशेष को बनाने में मटेरियल और लेबर के अलावा भी अन्य खर्चे होते हैं। तो जो मटेरियल और लेबर के अलावा भी अन्य खर्चे होते हैं उन्हें हम अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। कंफर्म? मतलब ये वो खर्चे हैं जो होंगे तो ही उत्पादन कार्य आगे बढ़ेगा, इनसे उत्पादन की संख्या बढ़ेगी। अगर ये नहीं हुए तो उत्पादन की संख्या नहीं बढ़ेगी। उसे हम अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया सांचा, ठीक है। कुछ कुछ बिजली वाले उत्पादन कार्य जो होते हैं उसमें बिजली का भी प्रयोग होता है, कहीं कहीं कोयला वगैरह भी लगाते हैं, तो अगर वो ना लगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं, अन्य प्रत्यक्ष व्यय में आते हैं। मतलब इनका होना उत्पादन होना सुनिश्चित करता है। याद रहेगा, ये जितने ज़्यादा होंगे उत्पादन उतना ज़्यादा होगा, ये जितने कम होंगे उत्पादन उतना कम होगा। और मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन क्लियर कट बता दिया। जो सीधे तौर पर उत्पादन को प्रभावित करता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो उत्पादन कार्य में तो लगा लेकिन उत्पादन को प्रभावित नहीं करता, संख्या को प्रभावित नहीं करता, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। अब सोच के देखो बच्चों, हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास मजदूर भी हैं, जिससे वस्तु का निर्माण होगा उसे मटेरियल कहेंगे, जो वस्तु का निर्माण करेगा उसे मजदूर कहेंगे। अब ये दोनों हैं, मतलब हम वस्तु बना सकते हैं। इन जो अन्य कोई सामग्री लगती या अन्य कोई चीज़ें लगती वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इनको हम किसी एक स्थान पे ले जाएंगे जहाँ पे निर्माण कार्य होगा, कोई एक स्थान सुनिश्चित होगा जहाँ पे ये उत्पादन कार्य करेंगे, तब वहीं से अन्य अप्रत्यक्ष शुरू हो जाता है, अदर इनडायरेक्ट। और जहाँ पे वो वस्तु बनाने का कार्य करेंगे एक स्थान सुनिश्चित होगा, नॉर्मली एक जहाँ पे मशीनें वगैरह लगाई जाएंगी। आजकल तो भाई प्रोडक्शन उससे भी होता है और उससे ही बेहतर होता है, ऐसा हम मान बैठे हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री लगी होंगी, तो अब ये मटेरियल लेके मजदूर को लेके हम पहुँच गए फैक्ट्री पे। अब यहाँ हम सामान बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो यहाँ भी कुछ खर्चे होंगे, जैसे फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हैं उसका हराश, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यहाँ लूज टूल्स औजार वगैरह लगेंगे, ठीक है, किराया लगेगा, बिजली पानी, ये खर्चे होंगे। अगर यहाँ कोई मैनेजर वगैरह है उसको भी पैसे देंगे। तो मतलब अब जितने खर्चे फैक्ट्री पे होंगे वो सारे यहाँ दिखाए जाएंगे, तब हमारा प्रोडक्शन कार्य आगे बढ़ेगा ना। लेकिन ये उत्पादन की संख्या से संबंधित नहीं होते, इसीलिए इनको किस में रखा जाता है? अन्य अप्रत्यक्ष व्यय में रखा जाता है। और ये उपरिव्यय कहलाते हैं। इनको हम सीधे तौर पर कहेंगे फैक्ट्री ऑन कास्ट, इनको कहेंगे ऑफिस ऑन कास्ट, ठीक है। इनको क्या कहेंगे? सेलिंग ऑन कास्ट, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कास्ट। सब के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? ऑन कास्ट। मतलब ये कि फैक्ट्री पर होने वाले खर्च। अब जितने खर्च हम फैक्ट्री पे करेंगे वो भी जोड़ देंगे, ध्यान देना, जितने खर्च हम फैक्ट्री पे करेंगे वो भी जोड़ देंगे, क्योंकि इससे भी तो हमारी लागत बढ़ती है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसी किताब है जिसमें अकाउंट का जो आत्मा और परमात्मा है, डेबिट और क्रेडिट, दोनों नहीं मिलते। मतलब ये कि पूरी किताब में डेबिट और क्रेडिट शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। आप अपने दिमाग से सोचिए, किसी वस्तु को हम बना रहे हैं तो वस्तु को बनाने में जितनी लागत लगेगी वही उस वस्तु के लिए क्या कहलाएगी? ध्यान देना,
किसी वस्तु को बनाने के लिए जितनी लागत लगेगी वो तो खर्चे हैं, और जिनसे हमारे खर्चे बढ़ते जाएंगे उनको हम जोड़ते जाएंगे, और जिस किसी कार्य से हमारे खर्चे घटते जाएंगे उनको हम माइनस करते जाएंगे। ठीक है, आगे आता है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो फैक्ट्री को बनाने में, फैक्ट्री पर जितने खर्च होंगे वो यहाँ हम जोड़ देंगे, वो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कहलाएगा। ठीक, अब फैक्ट्री पे मैंने आपको जैसे गिनाया, किराया फैक्ट्री का, बिजली, पानी, हराश, औजार, प्रबंधक वगैरह अगर हुआ तो इन सब के, गेट कीपर की मजदूरी वगैरह हुई, वो सब फैक्ट्री में आ गए। अब हम सामान बन तो गया, मटेरियल और मजदूर लेके फैक्ट्री पे आए थे, इन्होंने सामान बना दिया, यहाँ पे सामान बन के तैयार हो गया। लेकिन अब इस सामान का एक हिसाब किताब भी होगा, लिखा पढ़ी कर लो बाबू। जब लिखा पढ़ी होंगी भाई, हम उनका एक रिकॉर्ड रखेंगे, ऑफिशियल वर्क होंगे। जैसे कोई कानूनी प्रक्रिया होनी है, ऑफिस पे होगी। जहाँ इनका हिसाब किताब रखा जाएगा, ऑफिस पे होगा। जहाँ पे जनरल खर्चे होंगे, ऑफिस पे होंगे। और जो कह लीजिए स्टेशनरी वगैरह लगेंगे, पेपर, पेन, ये सब चीज़ें किस में आएंगे? ऑफिस में आएंगे। तो ऑफिस पे जितने खर्चे होंगे वो सब यहाँ जोड़ दिए जाएंगे। किसी को अगर वेतन दिया गया, केवल सैलरी लिखा है, वो ऑफिस में आएगा, और मजदूरी लिखा है तो वो यहाँ आएगा। अब दोनों में अंतर क्या होता है बच्चों? मजदूरी श्रम प्रधान होता है और वेतन बुद्धि प्रधान होता है। ठीक, तो किसी वस्तु विशेष को बनाने में हमें श्रम लगाना पड़ता है, और श्रम लगाने के बदले में जब हम पैसा देते हैं तो वो मजदूरी कहलाती है। और अगर किसी को मेंटल वर्क करना है, उसके बदले में हम पैसा देते हैं तो उसको वेतन कहते हैं। और अगर वेतन हुआ तो उसको कहाँ रखेंगे? ऑफिस में रखेंगे। ठीक है, चलिए मान लिया। तो ऑफिस पे जितने खर्च होंगे वो यहाँ जोड़ दिए जाएंगे। जैसे प्रशासनिक खर्चे, जनरल एक्सपेंस, कानूनी खर्चे, ये सब ऑफिस पे आता है। जब ऑफिस के भी खर्चे हम जोड़ लेंगे, सामान बन चुका है फैक्ट्री पे ही, ऑफिस पे हमारे पास हिसाब किताब भी हो चुका, अब बेचने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्यों? अरे भाई, सामान बनाया है तो बेचने के लिए ना, नहीं बेचना था तो बनाया क्यों? ज़रूर बेचेंगे। तो बेचने के लिए दो बातें आती हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो बिना खर्च किए डायरेक्ट यहीं से बिक जाते हैं। अगर यहीं से बिक जाएं तो उस पे जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है ना? उस पे जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। मतलब फैक्ट्री से सीधे तौर पर बेच दिया जाए या हाथों हाथ बिक जाए, उसके लिए हमें विक्रय संबंधित कोई खर्च ना करना पड़े, तो उसके बाद हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन मान लीजिए उस पर हम और खर्चे करके बेचते हैं, तो जैसे बिक्री बढ़ाने के लिए हमने कुछ खर्चे किए, विज्ञापन सबसे बेस्ट उदाहरण है। विज्ञापन मतलब फैक्ट्रियां या कंपनियां सामान बनाती हैं और सामान बनाने के बाद सामान को बेचने के लिए उसका विज्ञापन करती हैं। जब सामान को बनाने के बाद उसको बेचने के लिए उसका विज्ञापन करती हैं तो उसे हम किस में रखते हैं? सेलिंग के खर्चों में रखते हैं। ठीक, वो एक किसी पॉपुलर व्यक्ति को हायर करती हैं, वो पॉपुलर व्यक्ति उनका प्रचार करता, ब्रांडिंग कर रहा होता है। जैसे आप देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को, अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, ये सब क्या करते हैं? किसी एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। अब लोगों की एक कॉमन थ्योरी बनती है कि यार ये बंदा प्रचार कर रहा है, मुझे ये सामान लेना चाहिए। वो अटेंशन क्रिएट होता है, उसके लिए वो विज्ञापन कराते हैं। लेकिन उस विज्ञापन को कराने का मतलब ये होता है कि अपने प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाना। तो जब हम अपने प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन कराते हैं तो विज्ञापन पे भी खर्चे होते हैं। वो खर्चे किस पे जोड़े जाएंगे? सेलिंग ऑन कॉस्ट पे जोड़े जाएंगे। मतलब वो खर्चे जो बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाएं, जैसे हम विंडो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या है? दिखावटी प्रदर्शन दुकानों के सामने, वो सब इसमें जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, अब सामान बना है तो सामान बेचने के लिए उसे हम बिक्री स्थल तक पहुंचाएंगे, भी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें आती हैं। तो बिक्री स्थल तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो सब किस में रखे जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में रखे जाते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में रखे जाते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी वैन का सहारा लिया जाता है। तो डिलीवरी वैन के जो खर्चे होंगे, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन चार्जेस, या डिलीवरी वैन का भी डेप्रिसिएशन अगर चार्ज हुआ, तो ये सारे खर्चे किस में आएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट में आएंगे। तो जब ये सारे खर्चे जोड़ देंगे तब कॉस्ट निकल के आएगी, और उसे ही
एलिमेंट्स ऑफ कास्ट कहेंगे। और ध्यान देना, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन खर्च जोड़ देने के बाद सामान बेचा जाता है तो जो प्रॉफिट होगा उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मुख्यतः यह पाठ समाप्त हो चुका है, लेकिन इस पाठ में कुछ कंपोनेंट्स वगैरह हैं, जैसे लागत लेखांकन में ये लागत के मूल तत्व में आपको ये बताना होगा कि लागत के विभिन्न अंग को न्यूमेरिकली हम कैसे दिखा सकते हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कुल लागत के विभिन्न अंग, लेकिन हम ये चाहेंगे पहले आप इतना डिटेल में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक, और अगर आप नए जुड़े हैं तो बस 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, शेयर करिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बेहतर होगा। जितना हमारा चैनल ग्रो अप करेगा, एक रैंक बनेगी, उसके आधार पर हम आपको और भी बेहतर पढ़ाई सुनिश्चित करेंगे। हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम आपको सबसे बेहतर देंगे। अगर कोई हमसे बेहतर देता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आप अपने घर बैठे अपनी पढ़ाई पा रहे हो ना, तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो बच्चों। आप ये जानिए कि हमारे द्वारा पेड क्लास दी जाती हैं, और पेड क्लास पाने के लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार रेगुलर बेस पर सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।